स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल फिजिक्स के फंडे। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान भाटी। हम यहाँ पढ़ रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, 12th की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण तक हो चुका है। जो नए स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहे और अपने लेक्चर ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहे और आपको फ़ायदा पहुँचता रहे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई क्वारी हो तो कमेंट कीजिए। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने चलते अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है अपना विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब क्या है कि एक आवेश पर एक से ज़्यादा आवेशों के द्वारा अगर बल लगता है तो उस आवेश पर क्या परिणामी बल होगा, ये हम समझेंगे किसके द्वारा, अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, आप देख सकते हो एक्स वाई तल में जो है वो यहाँ पर अपने तीन आवेश उपस्थित है। R1 स्थिति सदिश पर अपना आवेश उपस्थित है Q1। ठीक है, R2 स्थिति सदिश पर अपना आवेश उपस्थित है, कौन है, Q2। और R3 स्थिति सदिश पर अपना कौन सा आवेश उपस्थित है, Q3। ओके, Q1, Q2 और Q3 के सापेक्ष Q0 एक चौथा आवेश है जिसकी स्थिति Q1 के सापेक्ष R01 है, Q2 के सापेक्ष R02 है और Q3 के सापेक्ष R03 है ना। अब ये Q0 आवेश पर ये Q1 आवेश भी बल लगाएगा, Q2 आवेश भी बल लगाएगा और Q3 आवेश भी बल लगाएगा। तो Q0 आवेश पर कुल मिलाकर कितने बल लग रहे हैं, 3। तो इस पर परिणामी बल जो है वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत द्वारा निकालेंगे, है ना। Q0 आवेश पर Q1, Q2 व Q3 के कारण जो बल लग रहे हैं उन बलों को अपनों ने नाम दिया है। क्या नाम दिया है, F01 Q1 के कारण। क्यों, क्योंकि बल किस पर लग रहा है, Q0 पर, इसलिए पहले नोट, और किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा, इसलिए 1 F01। फिर F02 किसके कारण, Q2 के कारण। तो किस पर लग रहा है, Q0 पर लग रहा है, तो Q0 के लिए नोट, और किसके द्वारा लग रहा है, 2 के कारण, तो यहाँ पर लिख दिया F02। Q3 के कारण, तो किसके द्वारा लग रहा है, 3 के कारण। और किस पर लग रहा है, Q0 पर, तो जिस पर लग रहा है वो पहले और जिसके द्वारा लग रहा है वो बाद में, तो F03। तो कुल बल कितना हो जाएगा, कुल बल हम बोल देंगे किस पर लग रहा है, Q0 पर, तो F0 इज इक्वल्स टू, सदिश योग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बल जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। डायरेक्ट बीजगणितीय योग नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। F0 इज इक्वल्स टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर। ओके, अब हम इन सबके जो है वो मान लिख देते हैं, अपने पास में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो F01 कितना होगा अपने पास में, चलो एक साथ में ही लिख देते हैं ना, ये इतना बड़ा करके लिखने की जरूरत नहीं है। F0 इज इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा F01 की वैल्यू, नोट 1 जो है वो किसके बीच में लग रहा है, Q1 और Q0 के बीच में है, तो ये K Q1 की जगह क्या आ जाएगा, Q0, और Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q1, है ना। दो आवेश कौन कौन है, Q0 और Q1, और इनके स्थिति सदिश या इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, R01 है। दूरी का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया। अब चूंकि जो है वो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, सदिश रूप में लिख रहे हैं, तो एकांक सदिश बताना जरूरी है क्योंकि एकांक सदिश ही दिशा बताता है। तो R01 वेक्टर का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, R01 के, है ना। इसी तरीके से अपने लिख लेंगे वैल्यू किसकी, F02 की। F02 किसके बीच में बल लग रहा है, Q0 और Q2 के बीच में। तो यहाँ पर मैं K Q0 Q2 और इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा, इनके बीच की दूरी है R02, तो R02 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। ये तो हो गया बल का परिमाण, और दिशा बताने के लिए R02 वेक्टर का एकांक सदिश क्या होगा, R02 के एकांक सदिश ही अपने को क्या बताता है, दिशा बताता है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर अपने तीसरा कौन सा है, F03 किसके बीच में बल लग रहा है, Q0 और Q3 के बीच में, है ना, और दूरी कितनी है, R03, तो यहां पर लिख देंगे K Q0 Q3 प्लस नहीं आएगा, नीचे दूरी का स्क्वायर R03 का स्क्वायर एंड R03 कैप। ओके, अगर 4 आवेश हो, मतलब 4 आवेश बल लगा रहे हो, तो इसी तरीके से आगे चलेंगे, है ना। Q4 भी हो तो लिख देंगे K Q0 Q4 अपॉन R04 का स्क्वायर इंटू R04 के। और इसी तरीके से अगर n आवेश हो, है ना,
तो अपने इसको आगे बढ़ाकर ऐसे लिख देंगे, इसको प्लस n आवेश हो तो प्लस आगे बढ़ाकर कैसे लिख देंगे, किस पर बल लग रहा है, Q नोट के द्वारा, है ना, Q नोट पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, Qn के द्वारा, और Q नोट और n की जो दूरी होगी, जैसे यहाँ लिखने का तरीका क्या है, जिस पर लग रहा है, जिसके द्वारा लग रहा है, जिस पर लग रहा है वो पहले, जिसके द्वारा लग रहा है वो बाद में, तो यहाँ पर किस पर लग रहा है, नोट पर, किसके द्वारा लग रहा है, n के द्वारा, तो r नोट n का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख लेंगे r नोट n कैप। जितने भी आवेश हो उन सब के लिए अपने इसी तरीके का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने n दर्शा के नहीं रखा, इसलिए इसको रफ कर देता हूँ। बाकी अपने पास में जितने भी आवेश है उनको इसी तरीके से अपने लिख सकते हैं, है ना। इसका जो है वो छोटी, ये जो है वो अपना समझने का तरीका है, लेकिन जब अपने न्यूमेरिकल करेंगे तो हम सदिशों को जो जोड़ेंगे वो सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम का जो संयोजन नियम है उसके अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम जो है वो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये जो अपनों ने यहाँ पर समझा है इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपने, ठीक है। ये अपना एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है अपने को, एग्जाम्पल में है अपने पास में एक समबाहु त्रिभुज है, ये आप सब लोग देख रहे हो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज पर समान परिमाण के आवेश रखे हुए हैं, Q नोट, सब धनावेश है ना, Q नोट एंड Q नोट, सॉरी Q नोट नहीं है, Q ही है ना। सब जो है वो आवेश कितने हैं, Q है, समबाहु त्रिभुज है, तो भुजा सबकी क्या होगी, समान होगी, है ना। भुजा में दे देता हूँ, भुजा जो है वो क्या है, भुजा इस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है, A है ना, भुजा क्या है, A है ना। अपने को बताना है कि ये त्रिभुज ABC है, इस ABC त्रिभुज के C किनारे पर, C छोर पर रखे Q आवेश पर परिणामी बल कितना होगा। तो इस Q आवेश पर ये Q आवेश भी बल लगाएगा और ये Q आवेश भी बल लगाएगा, ये Q आवेश प्रतिकर्षण बल लगाएगा AC के अनुदिश, और ये Q आवेश प्रतिकर्षण बल लगाएगा किसके अनुदिश, BC के अनुदिश, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको थोड़ा सा दर्शा देता हूँ, है ना, बल की दिशा को। ये A पर रखा Q आवेश C पर रखे Q आवेश को पर बल लगा रहा है, इस बल को मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, A पर रखा Q आवेश बल लगा रहा है ना, तो इसको नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दिया, FA वेक्टर। ये किसकी दिशा होगी, FA वेक्टर की, प्रतिकर्षण बल है धनावेश के बीच में, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो B पर रखा Q आवेश C पर रखे Q आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो ये मैं इसको नाम दे दूंगा, कौन लगा रहा है, B पर रखा Q आवेश ना, तो इसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, FB वेक्टर, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो इसके सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, है ना। अब यहाँ पर जो है C पर रखे Q आवेश पर परिणामी बल जो आएगा, वो परिणामी बल जो है वो किसका सदिश योग होगा, वो परिणामी बल जो है वो सदिश योग होगा किसका, C पर रखे Q आवेश पर परिणामी बल, कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहा है, FA और FB, तो FA और FB का क्या होगा, सदिश योग होगा, है ना। अब सदिश योग में हमें 2 सिंपल चीजें तो पता है कि अगर समान दिशा में सदिश होते हैं तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या होते हैं, घट जाते हैं एक दूसरे में से। लेकिन अगर उनके बीच में कुछ एंगल हो जैसे 60 डिग्री, तो हम किसका यूज करते हैं, परिणामी बल का परिमाण निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों के संयोजन के समांतर चतुर्भुज नियम का। तो बाई समांतर चतुर्भुज नियम क्या है, R इज इक्वल टू √ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर R की जगह कौन है, परिणामी बल कौन है, FC है। अपने को यहाँ ये जो सूत्र है वो केवल किसको देता है, परिमाण को देता है, तो यहाँ पर केवल परिमाण लिखेंगे, तो यहाँ पर अपने आ जाएगा FC इज इक्वल्स टू, ठीक है, हियर FC इज इक्वल्स टू, P की जगह कौन है, FA, Q की जगह कौन है, FB, और थीटा दोनों के बीच में कितना बताया है, देखो यहाँ पर थीटा दोनों के बीच में कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस 2FA FB cos
60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम होगी। क्यों होगी भाई लोगों सेम? क्योंकि एफ ए कौन सा बल है? ए और सी पर रखे क्यू आवेशों के बीच में लगने वाला बल है ना। तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू Q, ठीक है। और एफ बी कौन सा बल है? Q आवेश और Q आवेश के बीच में लगने वाला बल। तो यहाँ पर भी Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू Q। तो Q1 Q2 दोनों ही केसेस में जो है वो क्या है? इक्वल है। और दूरी भी इक्वल है, भुजा ए है तो ये दूरी भी ए होगी और ये दूरी भी क्या होगी? ए होगी। तो एफ ए और एफ बी का परिमाण समान होगा। कितना होगा? लिख देते हैं, चूंकि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी कितना आ रहा है? दोनों आवेश कितने हैं? के क्यू क्यू, या फिर इसको देख लो के क्यू क्यू, Q1 भी क्यू और Q2 भी क्यू, और दूरी कितनी है? ए का स्क्वायर। तो कितना है इसका परिमाण? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब जो है वो अपने एफ बी की जगह भी किसको रख सकते हैं? एफ ए को रख सकते हैं। तो जहां पर एफ बी है वहां पर क्या रख देंगे? एफ ए रख देंगे। सो है ना, अपने पास में आ जाएगा। सो एफ सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ ए का स्क्वायर। एफ ए की जगह तो एफ ए ही, फिर एफ बी की जगह भी क्या? एफ ए। तो दोनों की वैल्यू समान है ना, इसलिए इसकी जगह भी एफ ए। तो एफ ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए, और एफ बी की जगह भी क्या? एफ ए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एफ ए स्क्वायर एफ ए स्क्वायर एफ ए स्क्वायर, 3 एफ ए स्क्वायर। एफ ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो एफ ए बचेगा और अंडर रूट में 3 रह जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में आ जाएगा अंडर रूट 3 एफ ए। ओके, अब एफ ए की वैल्यू लिख दो। एफ ए की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 3। एफ ए की वैल्यू है अपने पास में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू लिख दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में ए सी पर रखे क्यू आवेश पर परिणामी बल। क्या किया आप लोगों ने देखा कि सी पर रखे क्यू आवेश पर कितना बल, कौन कौन से बल लग रहे हैं? एफ ए लग रहा है, एफ बी लग रहा है, और फिर उन दोनों को क्या कर दिया? योग कर दिया सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से। ठीक है, यही अपने को कौन बताता है? अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है कि किसी आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग करना है अपने को, तब अपने को उस आवेश पर जो है वो क्या मिल जाएगा? परिणामी बल मिल जाएगा। सब लोग के समझ में आया? ठीक है, समझ में आया तो लाइक करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपना ये जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल भी जो है वो इसी विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर ही आधारित एग्जांपल है। अपने पास में 4 आवेश है, क्यों 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 कहाँ पर रखे हुए हैं? एक वर्ग है, क्या है ये? वर्ग है ना, वर्ग है जिसकी भुजा जो है वो फिर से कितनी है? वर्ग की भुजा जो है वो ए है, चारों भुजाएं जो है वो ए है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, चाहे यहाँ पर ये भी ए भुजा है और इस भुजा की लंबाई भी ए है। ठीक है, वर्ग है तो सभी भुजाएं समान होती है। ओके, अब जो है वो अपने को बताना है कि सी पर जो रखा क्यों आवेश है, चारों कोनों पर क्यों आवेश रखा हुआ है, परिमाण समान दिया है मैंने। सी पर रखा जो क्यों आवेश है उस पर परिणामी बल जो है वो कितना होगा? तो सबसे पहला काम तो अपना ये होगा कि सी पर जो आवेश रखा हुआ है उस पर बल कितने लग रहे हैं, है ना। पहले बल कौन कौन से लग रहे हैं वो देखेंगे, उसके बाद उनका क्या करेंगे? सदिश योग करेंगे। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? सी पर परिणामी विद्युत बल। तो सी पर रखे क्यों आवेश पर बी पर रखा क्यों आवेश क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये बल का नाम दे दिया मैंने एफ बी। इसकी दिशा क्या होगी? बी सी के अनुदिश ऊपर की ओर। ठीक है, डी पर रखा क्यों आवेश बल लगाएगा? इसकी दिशा डी सी के अनुदिश बाहर की ओर, एफ डी। इसका नाम दे दिया आप लोगों ने एफ डी। और ए पर रखा क्यों आवेश भी सी पर रखे क्यों आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा? सजातीय आवेश है चूंकि ये, तो ए सी के अनुदिश बाहर की ओर, ये दिशा हो गई एफ ए की। इस बल का नाम दे दिया एफ ए। अब अपने पास में जो संयोजन, सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम है, उसमें फॉर्मूले में केवल 2 ही सदिशों का अपने संयोजन कर सकते हैं। आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा, है ना। तो p और q ही है अपने पास में। तो बेटा लोग p और q में अपने को जो है वो 2 ही सदिशों का संयोजन कर सकते हैं। तो यहां पर अपने उन 2 सदिशों का चयन करते हैं जिनके बीच का कोण अपने को पता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला भी कितने का होगा? 90 डिग्री।
तो एफ बी व एफ डी के बीच में कोण कितना होगा, थीटा जो है वो 90 होगा। तो हम लिख लेते हैं एफ डी व एफ बी वेक्टर के मध्य कोण, एफ बी वेक्टर व एफ डी वेक्टर के मध्य थीटा इज इक्वल्स टू के मध्य थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अतः इनका परिणामी क्या हो जाएगा, अतः इनका परिणामी बी और डी का परिणामी है ना, तो नाम दे देते हैं अपने एफ बी डी से। आप परिणामी जो निकालते हैं उसका परिमाण निकालने के लिए अपने आर बराबर √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर केवल परिमाण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एफ बी डी, p और q की जगह कौन है, p की जगह एफ बी और q की जगह एफ डी, थीटा की जगह 90 p², तो एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ डी cos थीटा, थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, थीटा कितना है cos 90। ओके, अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, लास्ट टर्म 0 हो जाएगी। एफ बी और एफ डी की वैल्यू देख लेते हैं कितनी वैल्यू है, यहाँ पर लिख लेते हैं चूंकि एफ बी किसके बीच में बल है, बी और सी पर रखे क्यों आवेशों के बीच में, और दूरी कितनी है ए, भुजा जो है वो ए है, तो के Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q, और भुजा जो है वो कितनी है ए, दूरी जो है वो कितनी है ए, तो a²। इसी तरीके से एफ डी जो है उसके लिए भी Q1 Q और Q2 Q, और भुजा फिर से कितनी है ए, तो सेम मान होगा। एफ बी और एफ डी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, सेम होगी, परिमाण सेम होगा। तो यहां पर जो है वो अपने पास में एफ बी डी आ जाएगा। इसलिए एफ बी डी परिणामी बल, बी व डी का परिणामी बल अपने पास में आ जाएगा यहाँ पर एफ बी के स्क्वायर की जगह एफ बी स्क्वायर, और यहाँ पर एफ डी स्क्वायर की जगह में एफ बी स्क्वायर ही रख लूंगा, क्योंकि एफ बी और एफ डी की वैल्यू सेम है, एफ बी स्क्वायर, और प्लस आगे वाली टर्म cos 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 हो गया। एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2fb², एफ बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा एफ बी डी इज इक्वल्स टू √2 इंटू एफ बी। ओके, ये अपने पास में बल आ गया, ठीक है ना। अब एफ बी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, एफ बी की वैल्यू जो है वो वैल्यू रख दो। एफ बी की वैल्यू कितनी है अपने पास में, √2, एफ बी की वैल्यू है kq² / a², तो मैंने यहाँ पर रख दिया kq² / a²। तो एफ बी डी, बी व डी का परिणामी आ गया, कितना आ गया, √2 kq² / a², है ना। अब देखो इन दोनों के परिणामी का परिमाण तो निकाल लिया, दिशा क्या होगी, ठीक है। दिशा निकालने के लिए वैसे तो अपने वो फॉर्मूले का यूज करते हैं, सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से ही अपने पास में आता है, tan α = q sin θ / p + q cos θ। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आप लोगों को कि अगर दो सदिश जो है वो लंबवत हो, है ना, और दोनों का परिमाण समान हो, तो जो उनके परिणामी की जो दिशा है वो कहाँ होगी, ठीक उनके मध्य में, ठीक उनके मध्य में, मतलब जो दिशा एफ ए की है वही दिशा किसकी होगी, एफ बी डी की भी होगी। इन दोनों के परिणामी की दिशा भी वही होगी, क्योंकि एफ ए मध्य में है ना, विकर्ण मध्य में होता है, तो इन दोनों के परिणामी की दिशा भी इधर ही होगी, ठीक है। अब अपनों ने पहले परिणामी निकाल लिया, एफ बी और एफ डी का 3 सदिश थे, है ना, तो तीनों का एक साथ में निकालना पॉसिबल नहीं है, तो पहले एफ बी और एफ डी का परिणामी निकाला। अब परिणामी निकालने के बाद में इन दोनों का परिणामी एफ बी डी है, जिसकी दिशा एफ ए, तीसरा जो बल है उसके समान ही है। तो अगर समान दिशा में सदिश होते हैं तो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो सी पर परिणामी बल आएगा एफ बी डी, और एफ ए को अपने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एफ ए क्या है, ए पर रखे क्यों आवेश द्वारा सी पर रखे क्यों आवेश पर लगाया गया बल। तो अपने यहां पर लिख देते हैं सी पर रखे क्यों आवेश
पर परिणामी बल, ठीक है, कितना आएगा टोटल परिणामी बल Fc, टोटल इसको लिख देते हैं Fc। Fc किसका सदिश योग होगा, किसका, B और D का परिणामी क्या आ गया, FBD, है ना, और ये FA तीसरा सदिश बचा है, तो तीसरे सदिश का इन दोनों के परिणामी के साथ में अपने क्या कर लेते हैं, सदिश योग कर लेते हैं। तो अपने पास में टोटल C पर रखे क्यों आवेश पर परिणामी बल आ जाएगा। अब अपने अगर दिशा समान है, चूंकि इन दोनों की दिशा समान है, तो परिमाण क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 10 न्यूटन का एक बल एक मेज पर लगा रहा हूं, उसी दिशा में 5 न्यूटन का बल भी लग रहा है, तो टोटल बल जो है वो कितना होगा, 15 न्यूटन होगा। समान दिशा में परिमाण कितना होगा, 15 न्यूटन, तो इन दोनों का परिमाण भी जुड़ जाएगा। लेकिन अपने को अभी FA का परिमाण नहीं पता है, तो FA का परिमाण निकाल लेते हैं। FA का परिमाण अपने पास में आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, KQ1 Q2 अपॉन R²। तो Q1 कौन है, Q1 किस पर बल लग रहा है, C पर रखे क्यों आवेश पर। कौन बल लगा रहा है, A पर रखा क्यों आवेश, तो Q1 भी क्यों और Q2 भी क्यों, ठीक है। और इनके बीच की दूरी क्या है, दूरी जो है वो यहां पर दूरी है √2a, जहां a जो है वो क्या है, वर्ग की भुजा, है ना। हमेशा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। भुजा मैंने क्या बताई थी, a बताई थी, इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया √2a। कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा √2a। और विकर्ण का आधा कितना होता है, a/√2। लेकिन अभी दूरी जो है वो अपनी कितनी है, a से c की √2a, r की जगह √2a रखना है अपने को। Q1 Q2 क्यों है, तो अपने पास में Q अपॉन दूरी कितनी है, r की जगह √2 इंटू a का स्क्वायर। तो FA का परिमाण आ जाएगा अपने पास में KQ² अपॉन 2a²। अब C पर परिणामी बल का परिमाण FC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों के परिमाण को जोड़ दो, FBD और FA। FBD का परिमाण कितना आया था, √2 KQ² अपॉन a², √2 KQ² अपॉन a²। और FA का परिमाण कितना आया, KQ² अपॉन 2a², ठीक है। ये अपने पास में आ गया कुल बल, है ना। किस पर कुल बल, C पर रखे क्यों आवेश पर कुल बल। अब देखो बेटा, अब यहां पर मैंने सिर्फ जो है वो सिंबल्स दिए थे, क्यों, है ना, और भुजा क्या, A। हो सकता है आपको अंकित मान दे 10 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम, सेम एज इट इज तरीका यही होगा, बस क्यों की जगह जो है वो अपने क्या रख देंगे, 10 माइक्रोकुलाम रख देंगे। हो सकता है आवेशों का परिमाण समान न दे, ठीक है, इसका अपने को दे दिया क्यों, ठीक है, इसका दे दिया अपने को 2Q, इसका दे दिया क्यों, इसका दे दिया 2Q, और अपने को निकलवा रहा है कि इस 2Q पर जो है वो परिणामी बल कितना होगा, ठीक है। या फिर जो है वो अपने को ऐसे दे दे कि ये क्यों आवेश जो है वो रखे हुए हैं, विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यहाँ पर भी एक विकर्ण खींच दूँ तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, तो उस पर अगर मैं क्यों आवेश रखूँ तो उस पर परिणामी बल कितना आएगा, उस पर निकालोगे तो परिणामी बल 0 आएगा, है ना। लेकिन निकालने का तरीका यही होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, इतने न्यूमेरिकल्स अपने इस लेक्चर में कवर नहीं करवा सकते, उसका अपने जो है वो एक स्पेशल लेक्चर लेंगे न्यूमेरिकल्स पर, है ना, तो उसमें कवर करवाया जाएगा, ठीक है। आप जो है वो इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना ये है ना। कैसे ये एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है वो ये छत है, छत के ऊपर जो है वो 2 डोरियाँ है ना। 2 डोरियों पर जो है वो mkg द्रव्यमान की 2 गोले हैं, वो 2 गोले लटके हुए हैं, 2 डोरियों से बंधे हुए हैं ना, लटके हुए हैं, ये यहाँ पर बंधे हुए हैं, लेकिन दोनों पर क्या है, क्यों आवेश है, क्यों आवेश सजातीय आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये ऐसे होंगे और एक जगह पर आकर रुक जाएंगे। कहाँ पर रुकेंगे, जहाँ पर इन पर बल जो है वो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, मतलब इन पर आगे लेफ्ट में, राइट में, ऊपर और नीचे लगने वाले बलों का मान जो है वो क्या होगा, समान होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो मैं किसी भी गोले पर देख लेता हूँ कि बल कौन कौन से बल लग रहे हैं। अब
अब यहाँ पर ये गोले की बात करूँ तो m द्रव्यमान है, m kg द्रव्यमान है, तो mg बल नीचे की तरफ लगता है, आप लोगों को पता है। ये q, इस q पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, किस दिशा में, इस दिशा में, तो प्रतिकर्षण बल को अपने लिख लेते हैं F से, इसकी वैल्यू बाद में लिखेंगे। और डोरी में तनाव T ऊपर की तरफ इस तरफ लग रहा है डोरी में, ठीक है। अब T जो है उसकी दिशा न तो जो है वो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो इसके कंपोनेंट कर लेंगे, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा अपने पास में थीटा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, थीटा वाली लाइन पर जो कंपोनेंट आता है वो कोस थीटा वाला आता है, तो अपने पास में आ जाएगा टी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा टी साइन थीटा, परपेंडिकुलर आ जाएगा टी साइन थीटा। अब देखो इन चारों बलों को अलग लेकर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से ये लग रहे हैं बल। देखो F जो है वो विद्युत बल इधर लग रहा है F, है ना, और ये यहाँ पर T साइन थीटा इधर लग रहा है, T साइन थीटा इधर लग रहा है ना, विद्युत बल इधर लग रहा है, T साइन थीटा इस तरफ, विद्युत बल के विपरीत T कोस थीटा किधर लग रहा है, ऊपर, T कोस थीटा ऊपर, है ना, और यहाँ पर नीचे कौन लग रहा है, mg। संतुलन की अवस्था में mg T कोस थीटा के बराबर होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं संतुलन की अवस्था में क्या होगा अपने पास में, T कोस थीटा mg के बराबर होगा, तो मैंने लिख लिया T कोस थीटा इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1। और F किसके बराबर होगा, T साइन थीटा के, तभी तो ये एक जगह पे संतुलित रह पाएगा, रुक पाएगा। तो अपने यहाँ पर लिख लेते हैं T साइन थीटा इज इक्वल्स टू F। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकंड, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अपने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन सेकंड में T से T कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, है ना। यहाँ पर क्या है, नीचे वाले इक्वेशन पे F और ऊपर वाली में mg, तो यहाँ पर लिख लेंगे F अपॉन mg, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट किया है अपनों ने। F की वैल्यू अब लिख लेंगे, F कितना है, देखो F Q1 और Q2 का मान कितना है, Q और दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी कितनी है x, तो यहाँ पर अपने F की वैल्यू लिख लो, क्योंकि F बराबर कितना है, F बराबर है K, Q1 की जगह फर्स्ट गोले पर आवेश Q, सेकंड गोले पर आवेश Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर। एक और चीज़ है, टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा किसके बराबर होगा, देखो टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर ये थीटा है अपने पास में, लंब किसके बराबर है अपने पास में, x/2, आधार कौन सा है, ये है ना, लेकिन आधार अपने को पता नहीं, अपने को क्या पता है, कर्ण पता है ना। कर्ण कैसे पता है, कर्ण डोरी की लंबाई में बता देता हूँ, डोरी की लंबाई अपने को पता होगी, डोरी की लंबाई जो है वो l है। अब देखो अगर थीटा बहुत कम होता है तो टेन थीटा जो है वो थीटा बहुत कम हो, यहाँ पर लिख लेता हूँ, टेन थीटा अपने को निकालना है ना। और एक और चीज़ लिख देता हूँ, अगर थीटा अल्प है तो थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू जो है वो लगभग क्या होती है, समान होती है ना। तो टेन थीटा की जगह हम साइन थीटा निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब थीटा के सामने वाला ये जो है वो अपना लंब होगा, ये पूरी कितने की है, x की है, तो ये आधी कितने की होगी, x/2 की, और 90 के सामने वाला कर्ण है, कर्ण कितने का है, l का। तो अपना जो टेन थीटा बोलो या साइन थीटा बोलो, क्योंकि दोनों की वैल्यू समान होगी थीटा अल्प होने पर, कितनी आ जाएगी, टेन थीटा लगभग समान है साइन थीटा के, ठीक है। कितनी आएगी अपने पास में, लंब क्या है अपने पास में x/2, कर्ण क्या है l, तो लंब बटा कर्ण x/2 अपॉन l, तो अपने पास में आ जाएगा x/2l। तो टेन थीटा की वैल्यू और f की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में रख दो, टेन थीटा की वैल्यू रख दो, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में x/2l, और f की वैल्यू क्या आएगी अपने पास में k² अपॉन x²,
के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, और नीचे एम जी ऐसा का ऐसा, नीचे एम जी ऐसा का ऐसा, है ना। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं अपने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने पास में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब एम जी और 2l को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर 2l, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अप इंटू 2l। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से आप कुछ भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है। जैसे अगर क्वेश्चन में ये बोलूं कि दो सजातीय आवेश के गोले हैं जिनको L लंबाई की डोरी से बांधा गया है, संतुलन की अवस्था में ये इन पर जो आवेश है उस आवेश का मान निकालना है। तो अपने को इस इक्वेशन से किसका मान निकालना है, क्यों का। संतुलन की अवस्था में अपने को दूरी दे देगा कि x दे देगा, तो x होगा, m इसका द्रव्यमान होगा, g अपने को पता ही है गुरुत्व त्वरण, डोरी की लंबाई पता ही है, और k क्या होता है विद्युत स्थिरांक। तो अपने किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन में जो है वो अपने को क्या दिया हुआ हो, आवेश दिया हो 10 माइक्रोकुलाम और 10 माइक्रोकुलाम आवेश तथा 5 ग्राम वाले द्रव्यमान वाले गोले जो है वो इस तरीके से जो है वो लटकाए हुए हैं, संतुलन की अवस्था में दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, तो दूरी बतानी है। दूरी क्या है x, तो अपने को x बताना है, अपने को m दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, डोरी की लंबाई दे के रखेगा, तो अपने किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर ये बाकी चीजें गिवन हो और m गिवन ना हो तो m निकाल लेंगे। तो ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया जिसके द्वारा अपने किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। तो ये जो है वो आपको ये इक्वेशन न्यूमेरिकल के लिए शॉर्टकट का काम कर सकती है। आप इसको जो है वो लिख लें, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, या तो ये याद कर ले या ये याद कर ले, नहीं तो याद नहीं करो तो ये पूरा मेथड जो बताया है वो आपको समझ में तो आ ही गया, तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे जो है वो आप इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आपको वैल्यू दी जा सकती है, m की कुछ भी हो सकती है, आवेश की कुछ भी हो सकती है, लेकिन तरीका जो है वो यही होगा। संतुलन की अवस्था में ये कुछ दूरी पर रुक जाएंगे दोनों गोले, है ना, क्योंकि उन पर बलों का मान समान होगा। प्रतिकर्षण बल दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो इस गोले पर बात करें तो प्रतिकर्षण बल इस तरफ, कूलाम का प्रतिकर्षण बल इस तरफ, तनाव इस तरफ लग रहा है तो तनाव के कंपोनेंट दो हो जाएंगे, थीटा की लाइन पर टी कोस थीटा और उसके परपेंडिकुलर टी साइन थीटा, टी कोस थीटा, टी साइन थीटा, और एम जी किधर लगता है नीचे। अपनों ने ऊपर नीचे के बल को बराबर रखा, टी कोस थीटा बराबर एम जी और एफ बराबर टी साइन थीटा। इक्वेशन अपनों ने सोल्व की, लास्टली अपने पास में ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पर जो है वो आगे जो चीजें चलेगी वो इसी पर ही चलेगी। विद्युत क्षेत्र एक इंपॉर्टेंट टर्म है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, है ना। इससे पहले जो है वो अपने गुरुत्व क्षेत्र को समझ लेते हैं, उससे आपको थोड़ा समझना आसान होगा विद्युत क्षेत्र को, है ना। पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के बारे में हम बात कैसे करते हैं, वह क्षेत्र जिसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, प्रभावी होता है, उसे अपने क्या बोलते हैं, पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र। उसी तरीके से किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसका जो विद्युत बल जो है वो क्या हो, प्रभावी हो। जैसे ये क्यों आवेश है ना, इसके चारों तरफ ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यदि मैं कोई दूसरा आवेश लेके आता हूँ, परीक्षण आवेश लेकर आता हूँ, जैसे क्यू नॉट आवेश लेकर आया मैं यहाँ पर, तो इस क्यू नॉट आवेश पर जो है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो आवेश की प्रकृति के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन बल लगेगा तो वह क्षेत्र जिसमें इस पर बल लगेगा उसको अपने क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसमें आने पर क्यू नॉट आवेश पर ये क्यू आवेश जो है वो क्या लगा रहा है, विद्युत बल लगा रहा है। तो इस पर्टिकुलर एरिया को अपने क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। यदि ये क्यू नॉट आवेश बाहर हो तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि यह इसके विद्युत क्षेत्र के बाहर है। तो किसी विद्युत आवेश के, नोट कर लीजिए, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर अन्य कोई आवेश प्रवेश करता है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, इस क्षेत्र को अपने क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन किसकी है, विद्युत क्षेत्र की है। ओके, नेक्स्ट जो है, इसको विद्युत क्षेत्र को हमने समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अकॉर्डिंग। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम समझ लेते हैं। विद्युत
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई विद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये बताने वाला जो है वो हमें कौन होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को अपने Q नोट से लिखते हैं। किसी बिंदु पर, जैसे ये बिंदु पर Q नोट को रखा तो इस Q नोट पर लगने वाले बल, इस Q नोट पर लगने वाले बल, ठीक है, इस Q नोट पर विद्युत बल ये लगा रहा है, Q आवेश इस Q नोट पर कितना विद्युत बल लगा रहा है, F वेक्टर, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही अपने उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से समझ लीजिए, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल किसके द्वारा, मूल आवेश के द्वारा, जिसका विद्युत क्षेत्र है उस आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। सदिश राशि है ये, ठीक है। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, विद्युत बल जो है बल है, अब बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा अपने पास में न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। वीमा क्या हो जाएगी, वीमा देख सकते हो आप लोग, वीमा क्या हो जाएगी, वीमा हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम, है ना। न्यूटन के लिए अपने किसका यूज करते हैं, न्यूटन के लिए बल होता है, बल का मात्रक है, बल की वीमा होती है m1 L1 T-2, और नीचे क्या है, आवेश, कूलाम आवेश का मात्रक है, तो आवेश की वीमा होती है A1 T1। तो ये ऊपर जाएगी A1 T1, तो अपने पास में आ जाएगा क्या वीमा हो जाएगी, m1 L1 T1 -1 हो जाएगा, -2 ऊपर पहले से है तो T-3 और A-1, ये वीमा हो जाएगी। किसकी वीमा आई है, ये अपने पास में ये वीमा आ गई है अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। समझ गए ना, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों अलग अलग बातें हैं। विद्युत क्षेत्र जो है वो वह क्षेत्र है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताती है कि विद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग तीव्रता होगी, यहां पर अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग, जितने पास में आएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर उस मूल आवेश द्वारा लगाया गया बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और भी इजी डेफिनेशन बनाना हो तो Q नोट की वैल्यू को क्या रख दो, 1 कूलाम, ठीक है। इस समीकरण 1 में मैं रख देता हूं, यदि समीकरण 1 में Q नोट इज इक्वल टू क्या हो अपने पास में 1 कूलाम हो, तो Q नोट इज इक्वल टू 1 कूलाम हो तो E वेक्टर किसके बराबर होगा, F वेक्टर के। तो मैं यहां पर लिख दूंगा E वेक्टर बराबर F वेक्टर। तो Q नोट परीक्षण आवेश जिसको लेके आते हैं ना, जो मूल आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र, और जिसको लेके आते हैं उसको परीक्षण आवेश कहते हैं। Q नोट वो Q नोट होता है। तो एकांक है ना, तो क्या बोलेंगे, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। Q नोट की वैल्यू को अपनों ने क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो जो F होगा वही किसके बराबर होगा, E के बराबर होता है। इस फॉर्मूले में Q नोट 1 हो जाए तो E और F बराबर होंगे, तो लिख देंगे एकांक आवेश पर, एकांक आवेश नहीं बोलेंगे, सिर्फ ऐसे बोलेंगे एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश पर जो विद्युत बल लगता है, जिस बिंदु पर जितना विद्युत बल लगता है वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक परीक्षण धनावेश पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जितना ज्यादा बल होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ये अब ये जो है वो अपनों ने बेसिक बात की है किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इसको अपने एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअस लेक्चर ऐसे ही चलेंगे, कंटिन्यूअस सिलेबस ऐसे ही चलेगा, ठीक है। कुछ क्वेरी हो तो क्वेश्चन में पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।